तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनकी समस्याएं इतनी कॉमन होती हैं कि केवल और केवल अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया तो भी आपकी आधी से ज़्यादा समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ये मैं कॉमन प्रॉब्लम बता रहा हूँ। लगभग 95% बच्चों को अगर मैथ नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी वजह है कि उन्होंने बेसिक्स पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया है। जो उन्हें पिछली क्लासों में पढ़ के आना चाहिए था वो उन्हें एक्चुअल में सही से नहीं पता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि √16 की वैल्यू +-4 होती है या √16 की वैल्यू 4 होती है। तो ये एक बहुत जनरल क्वेश्चन ले लिया है मैंने। तो इस जनरल क्वेश्चन को भी आप समझो। तो जो आप वीडियो देख रहे हो इसमें से मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 50% जो बच्चे होंगे वो इसका रॉन्ग आंसर करेंगे। ठीक है, आप कुछ भी आंसर करें इनमें से ए या बी, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, आप दोनों में से कोई भी चूज करें, उसके बावजूद भी ये आपको पता है, आपके दिमाग में है। अभी मैं जब बताऊंगा इसमें कि किस तरह से ये होता है तो वो आप समझ में आ जाएगी और आप जज कर लेना अपने आप को कि आप सही थे या गलत थे। तो ज़्यादातर बच्चे जिनको मैथ नहीं समझ में आता है उसकी वजह होती है बेसिक पर ध्यान ना देना। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथ के उन पहलुओं में, बेसिक का भी जो बेसिक होता है बच्चे को नहीं पता होता। और जेईई की तैयारी अगर आपको करनी है तो ये बेसिक आपको मिनिमम में आना ही आना चाहिए। तो मैं एक एक स्टेप करके कुछ चीज़ें निकाल के लाया हूँ मैथ से जिनमें बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो सबसे पहले यहीं से बात कर लेते हैं अंडर रूट से। तो पहला पॉइंट है हमारा कि जो अंडर रूट होता है, अंडर रूट एक धनात्मक संख्या होती है। आज से याद रखेंगे कि जो अंडर रूट होता है वो हमेशा, जैसे √x लिखा है तो इसकी जो वैल्यू रहेगी वो >= 0 रहेगी, यानी कि या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, यानी कि धनात्मक होगा या शून्य हो सकता है। अब इस बात को समझें कि दो चीज़ें मैंने आपको बताई कि √16 की वैल्यू क्या होगी और एक मैं आपको ले रहा हूँ कि x² = 16 है तो x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो √16 की वैल्यू तो होती है 4, लेकिन यहाँ अगर x की वैल्यू पूछी जाए तो वो होती है +-4। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में ये फ़र्क है, यहाँ तो अंडर रूट केवल 16 है जो कि हमें केवल और केवल कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है। यहाँ हमें पूछा गया है कि x की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए उसका स्क्वायर करने पर 16 आ जाए। तो अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस के का वो भी 16 होगा और माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे वो भी 16 होगा, दोनों ही केस में 16 आया है। तो इसलिए यहाँ पे x की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो होगी 2, इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आया है। तो आज से आपको ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी है कि अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या लिखी है उसकी वैल्यू क्या लिखें, तो उसकी वैल्यू हमेशा हमेशा प्लस की आती है। लेकिन इक्वेशन अगर है कोई तो वहाँ हमें प्लस माइनस दोनों का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एक निष्कर्ष और निकाल सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर कहीं पे fx लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये याद रखेंगे। देखो ये एक तो ये वैल्यू होगी कि अंडर रूट से बाहर निकलेगा। अब बात करते हैं अंडर रूट के अंदर fx रखा है तो ये केवल तभी संभव है यदि fx > 0 हो, यानी इसके अंदर जो लिखा हुआ है अंडर रूट fx लिखा हुआ है तो जो अंदर वाली वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। जैसे बहुत बेसिक से क्वेश्चन बन जाते हैं इस पर कि अंडर रूट x² - 16 दिया और कुछ नहीं लिखा तो x का मान बताओ। तो आपको क्या सोचना है इस केस में कि हमें अंडर रूट के बारे में चीज़ें पता होना चाहिए। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा, इसका मतलब जो x² - 16 है वो > 0 होगा, यानी कि x - 4 और x + 4 शुड बी > 0। ठीक है, और इसे नंबर लाइन पे x की वैल्यू जो आएंगी वो 1 - 4 हो जाएगी, 1 + 4 हो जाएगी, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे ग्रेटर देन है तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -∞ से -4 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। अगर आपको ये इनइक्वालिटी नहीं आती है तो ये भी हम इस सीरीज में बेसिक मैथ में कवर करेंगे कि इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, आती है अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे याद क्या रखना है कि अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी या 0 हो सकती है। ठीक है, तीसरी जो चीज़ आती है, तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हमारा x² होगा, x की पावर 4 होगी, x की पावर 6 होगी, या हम कह देंगे x की पावर 2n होगी, ये भी सदैव धनात्मक होते हैं। ठीक है,
धनात्मक होते हैं। यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो जीरो हो सकती है या जीरो से बड़ी आएगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एक्स की पावर 2n जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर भी प्लस का होगा, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, सदैव धनात्मक का मतलब इसमें कुछ चीज़ों में जिनमें मैं जीरो को शामिल कर ले रहा हूँ उनको आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ जीरो आ सकता है, नहीं तो ये हमेशा प्लस का ही जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है हमारा कि अगर हमें 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 4 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स ये दिए हुए, इनको हम बोलते हैं चर घातांकी फलन। चर घातांकी फलन, तो ये जो होते हैं ये भी सदैव धनात्मक होते हैं। यानी कि x की वैल्यू आपका जो मन करे वो आप यहाँ पुट कर दो, जो 2 की पावर x होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो आएगा। ठीक है, तो हमेशा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 की पावर x की वैल्यू जीरो हो सकती है, मैंने नहीं कही। ठीक है, तो जीरो नहीं होगी, ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पांचवा जो पॉइंट आता है, पांचवा पॉइंट है अगर हमें कहीं पे मॉड एक्स मिल जाए तो ये भी हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ये भी धनात्मक होगा। ठीक है, तो जो मॉड का जो काम है वो क्या होगा, आपको पॉजिटिव वैल्यू देना। जैसे मॉड -2 आ जाए तो इसकी वैल्यू भी 2 होगी, और मॉड में 2 आ जाए इसकी वैल्यू भी 2 होगी, तो दोनों ही केस में दो दो वैल्यू होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। छठवें पॉइंट में आप समझें कि यदि दो धनात्मक या दो से अधिक धनात्मक संख्याओं का योग, संख्याओं को जोड़कर यदि शून्य हो रहा हो तो सभी संख्याओं का मान क्या होगा, मान शून्य के बराबर होता है। ये लाइन आप याद रखें। देखो अभी मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे समझ में आपको आएगी कि जैसे मान लो कि अगर आपको दिया जाए कि अंडर रूट यू प्लस मॉड वी प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर, और इन तीनों को जोड़ के हमारा जीरो हो गया। इसका मतलब क्या होगा, देखो ये हमेशा क्या देगा, या तो जीरो देगा या जीरो से बड़ी संख्या देगा। मॉड भी क्या करेगा, या तो जीरो देगा या जीरो से बड़ी संख्या देगा। स्क्वायर भी या जीरो देगा या जीरो से बड़ी संख्या देगा। यानी कि इन तीन धनात्मक संख्याओं को जोड़ने के बाद कभी भी जीरो आ ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो आने के लिए इनमें से कोई ना कोई तो नेगेटिव होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तीनों ही धनात्मक संख्या है। तो इसका मतलब यू की वैल्यू जो आएगी वो भी जीरो होगी, वी की वैल्यू आएगी वो भी जीरो होगी, और डब्ल्यू की वैल्यू आएगी वो भी जीरो होगी। तो यहाँ से हम तीनों की जो वैल्यू है, अगर तीनों में संबंध पूछा जाता तो यू इक्वल टू वी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाता, डब्ल्यू हो जाता, और वो किसके इक्वल होता, जीरो। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि मान लो अगर आपको दिया जाए ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो, तो ए बी तथा सी में संबंध बताओ। तो इसमें आपको बताना है कि ए बी और सी में क्या संबंध है। अब देखो ध्यान से कि पहला वाला है वो स्क्वायर है, और स्क्वायर का काम क्या होता है कि वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा हुआ। दूसरा भी स्क्वायर है और तीसरा भी स्क्वायर है। इसका मतलब जो ए माइनस बी है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो रही होगी। ऐसे बी माइनस सी की वैल्यू क्या रही होगी, जीरो, और सी माइनस ए की वैल्यू भी क्या रही होगी, जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी और सी इक्वल टू ए। तो और इन तीनों को मिला के हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो तीनों ही संख्याएं हमारी क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी इस नियम से। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला जो पॉइंट है हमारा, कितने पॉइंट लिख लिए हमने, यहाँ पे 6 पॉइंट लिख लिए। तो 7वां पॉइंट है, 7वें पॉइंट में मैं आपको कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। 5 ग्रेटर देन 3 या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। आपको ये बताना है कि ये जो ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें निकालना है।
अब इसको समझो, पहले वाले को अगर आप पढ़ोगे तो ये क्या है कि 5 3 से बड़ा है। तो 5 3 से बड़ा है, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है, 5 3 से बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ट्रू, सही लिखा हुआ है। अब ये लिखा हुआ है कि 5 3 से बड़ा है या बराबर है, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, बड़ा है या बराबर है। अगर ये बड़ा या बराबर आपको ये चीज़ नहीं पता है, जैसे a ग्रेटर देन b लिखा हुआ है, इसका मतलब a बड़ा है और b छोटा है, यानी कि ये इस घेरे के अंदर जो बैठता है वो बड़ा होता है। इस खोपचे के अंदर जो होगा, जैसे यहाँ खोपचे के अंदर क्या है? a है, तो a बड़ा है। अगर यहाँ पे साइन ऐसे लगा होता, खोपचे के अंदर कौन आ गया? b, तो यहाँ b बड़ा है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ 5 3 से बड़ा है या बराबर है, तो जब भी या शब्द आ रहा है तो ये समझ लो कि इन दोनों में से ये दो चीज आ गई, बड़ा है और दूसरी चीज आ गई बराबर है, तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज सही हो जाएगी तो हम पूरे सेंटेंस को सही मानते हैं। तो 5 3 से भले ही बराबर नहीं है लेकिन बड़ा तो है, तो इसलिए इस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा ट्रू है, ये भी सही है। अगला लिखा है कि 5 5 से बड़ा है या 5 5 के बराबर है, तो यहाँ पे इसको भी देखोगे तो ये भी हमारा क्या है? ट्रू है। 5 5 से बड़ा नहीं है लेकिन 5 5 के बराबर है, दोनों में से कोई एक चीज भी सही होगी तो उसे हम सही मानते हैं। तो 7वां ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं 8वें पॉइंट की। तो 8वां पॉइंट है हमारा कि अगर हमें दिया जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये ग्रेटर देन 0 होता है यदि ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0, ठीक है। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 होता है ऑलवेज यदि ए लेस देन 0 हो और डी भी लेस देन 0, यानी दोनों ही केस में हमारा डी क्या है? 0 से छोटा होता है। तो आप ध्यान से अगर समझोगे भी बात को, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में डी क्या होता है? डी होता है हमारा वो मान जिसे हम विभक्तर कहते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये हमें बताता है मूलों की प्रकृति के बारे में। अगर d 0 के बराबर होता है तो मूल समान हो जाते हैं, और d 0 से छोटा अगर होता है, 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक व असमान हो जाते हैं। लेकिन मूल होते हैं और मूल x के वो मान होते हैं जहाँ पे वो उस दिए गए समीकरण को 0 बनाते हैं। तो अगर समीकरण 0 बनेगा तो वो हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों केस इसलिए इसमें शामिल नहीं हुए। अब हमें याद क्या रखना है? याद ये रखेंगे कि जब d 0 से छोटा है, d लेस देन 0 है, यानी d कैसा आ जा रहा है? नेगेटिव, उस केस में हमें कोई भी वास्तविक मूल मिलेंगे ही नहीं। अब वास्तविक मूल नहीं मिलने का मतलब हो गया कि समीकरण का मान कुछ भी रखने पर कभी भी 0 तो नहीं हो रहा है, ठीक है। या तो वो सदैव नेगेटिव हो सकता है या सदैव पॉजिटिव हो सकता है, या कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव होगा, तो उस केस में ये जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं 0 देगा, ठीक है। तो d लेस देन 0 होगा तो ये दो केस हो सकते हैं। अगर वो हमें कैसे पता चलेगा? ए से, तो d लेस देन 0 साथ में ए ग्रेटर देन 0, उस केस में हम कहेंगे कि ये वैल्यू जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। और अगर a 0 से छोटा है और d भी 0 से छोटा है तो कहेंगे कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 से छोटी आने वाली है, और पहले वाले केस में 0 से बड़ी आएगी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है अच्छे से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज अगला आता है हमारा तुलना करना। अगर हमें कोई समीकरण दिया जाता है तो हमें उससे कैसे तुलना की जाती है। नवा पॉइंट है कंपैरिजन या तुलना करना। तो तुलना कैसे करते हैं? जैसे मान लो ए एक्स प्लस बी बराबर दिया है 2x प्लस 5। अब अगर आपसे पूछा जाए कि तुलना करके ए और बी के मान निकालिए, तो यहाँ x के साथ a है, यहाँ x के साथ 2 है, तो जो a की वैल्यू आ गई वो क्या हो गई? 2, और b की वैल्यू होगी वो होगी हमारी 5। ये हमारा तुलना करने का तरीका होता है और इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब मान लो मैं आपको दे दूं x इंटू ई की पावर बाई इक्वल टू 1 को इक्वेशन दिया है और पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, ये सोच के आपको बतानी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो एक लिखा है तो पहले हम इसे इसकी तरह बनाएंगे, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं e की पावर 0, तो 1 आ जाएगा, और साथ में 1 का मल्टीप्लाई भी कर दें, तो अब ये दोनों सेम सेम दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो तो होगी 1 और जो y की वैल्यू है वो होगी 0। इस तरह से हम x और y की वैल्यू कंपेरिजन से निकाल सकते हैं। अगर कंपेरिजन करने में अभी आपको अच्छे से भारत नहीं हासिल हो पा रहा तो एक क्वेश्चन और ले ले रहा हूँ मैं। मान लो m+1 इंटू एक्स इज इक्वल टू mx³ प्लस x। तो m का मान बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी।
अब देखो यहाँ पे अगर हम तुलना करेंगे तो यहाँ जो x की घात है 1 है, उसका इधर x की घात 1 के साथ क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि m प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ये कहाँ से निकल गया है, इससे। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ x के साथ क्या है, m, एक्स क्यू के साथ m है, इधर एक्स क्यू है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ से भी m की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो दोनों ही जगह से 0 आ गई, तो दोनों से हम फाइनल आंसर दे देंगे कि m की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है। वहीं पे अगर कोई दूसरा क्वेश्चन अगर ले लिया जाए और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि आपको बताना है एम स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू एम प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, तो बताओ कि अब m क्या होगा। तो इसको करने के लिए अब देखो यहाँ x के साथ m स्क्वायर है, यहाँ x के साथ 1 है, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1, दो वैल्यू मिल गई। अब यहाँ m प्लस 1 एक्स स्क्वायर के साथ इधर है ही नहीं कोई, तो m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो m की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी -1। अब इन दोनों को देखो तो मिक्स करके m की वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, जो दोनों ही कंडीशंस को दोनों के लिए ही सेटिस्फाइड होगी, वो वैल्यू होगी, ठीक है। अब कुछ बेसिक फॉर्मूलाज आते हैं, वो आपको सबको याद होने चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूले हैं लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो पहला है, सबको याद होता है ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा है a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तीसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चौथा a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। पाँचवा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखते हैं हम a माइनस बी और a प्लस बी। छठवां है a क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये होता है a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सातवां फॉर्मूला है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसको लिख सकते हैं हम ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आठवां जो फॉर्मूला है हमारा वो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ठीक है। और नौवा जो फॉर्मूला आपको याद रखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और ये होता है ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। और देखो इसमें क्या याद रखोगे कि ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा फॉर्मूला होता है इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो इसमें कुछ नहीं है, ये जो 9th वाला फॉर्मूला है ये आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें देखो क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, कैसे याद रखेंगे इसे। अगर इसको मैं इधर लिख दूँ अलग से तो ये हमारा आया था a प्लस बी प्लस यहाँ अपॉन में 2 होता है, ठीक है, सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब इस फॉर्मूले से ही हम ये जो ऊपर लिखा हुआ इसको बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, दो का तो गुणा कर देंगे और दो का ही कर देंगे भाग। तो दो का जो गुणा होना है वो गुणा हम कर देते हैं 1/2 a प्लस बी प्लस सी। अब गुणा करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c है, ठीक है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किस तरह से लिखा जा सकता है कि 1/2 a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी तो आई आगे आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर 2 बार आया तो एक और दो ही बार लिखा है, बी स्क्वायर भी 2 बार है 2 बार लिख दिया, एक ये और एक
ये सी स्क्वायर भी 2 बार लिख दिया और बाकी के 2ab 2b से 2c हो गए। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाता है। अब इस फॉर्मूले में हम क्या याद रखेंगे कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है, ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर जो पहला था वो क्या था, ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब अगर कहीं पे तीन संख्याएं जो दी हैं ए प्लस बी प्लस सी, अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, याद रखने योग्य बात है, क्वेश्चन बन जाता है इस पर जेईई लेवल का। तो अगर तीन संख्याओं को जोड़ के अगर 0 हो जा रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये पूरा का पूरा इधर 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3ab सी। ठीक है, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पे एक चीज़ और आ जाए दूसरी, इसी में याद रखेंगे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए, तो जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा तो यहाँ रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, और 3 0 को जोड़ोगे तो इधर वाला पूरा फिर से 0 हो जाएगा। तो तब भी क्या होगा हमारे पास, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू में आ जाएगा 3ab ठीक है। एक एग्जाम्पल देके मैं इसका आपको यूज बताता हूँ कि किस तरह से हम इसे यूज करते हैं। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल क्यूब अपॉन में दिया है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब, और इक्वल टू में है, इक्वल टू में लिखा हुआ है एम ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। तो m की वैल्यू बताओ कि m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, क्यों करने बैठोगे फिर उसके बाद काटा पीटी करो तब भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर हमें ये याद हुआ कि अगर कभी भी तीन संख्याओं को जोड़ के, तो आप याद क्या रखोगे कि जब भी 3 ब्रैकेट का क्यूब हो रहा हो और वो आपस में जुड़ रहे हो, तो हम ये सोचेंगे कि अंदर मान लो ये लिखा है एक्स वाई और जेड, कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि इन तीनों को जोड़ने के बाद एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 बन जा रहा हो। अगर ये आप सोच लोगे तो आप आराम से इस फॉर्मूले का यूज कर लोगे। अब देखो ध्यान से कि अगर इन तीनों को ऊपर जोड़ोगे तो भी 0 हो रहा है और नीचे वालों को जोड़ोगे तो भी 0 ही हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये हो गया हमारा ए क्यूब एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब। इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर 3x बाई जेड। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन में आ जाएगा 3, नीचे भी वही सेम चीज़ है तो ये आ जाएगा ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में बी माइनस सी और तीसरे ब्रैकेट में सी माइनस ए इक्वल टू में एम ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए के बिन है। अब स्क्वायर है क्या, उसके अंदर ये सारी चीज़ें छुपी हैं, बिल्कुल ए माइनस बी प्लस बी बी माइनस सी बी प्लस सी सी माइनस ए। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 3 से 3 तो कट ही गया, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए और इक्वल टू में एम ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। अब इधर वाले से इधर वाला कट गया तो एम की वैल्यू क्या आ गई 1। इस तरह से इसका यूज किया जाता है इस फॉर्मूले का। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगर अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। फॉर्मूले का जो हमारा पॉइंट था, फॉर्मूले लिख लिए हमने, ठीक है 9, और ये हमारा फॉर्मूला लिखने के बाद 10वां पॉइंट हो गया है। तो 10 पॉइंट हमने यहाँ पे याद कर लिए। अब बढ़ते हैं हमारे 11वें पॉइंट की तरफ। तो 11वां पॉइंट क्या है, तो 11वें पॉइंट में आपको ये याद रखना है, कभी भी आपको एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिले तो इसको हम तोड़ देंगे और लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो जब भी ये 4th पावर वाला इक्वेशन मिले आपको तो इसको याद रखेंगे, ठीक है।
12वां जो पॉइंट है वो हमारा अंतराल। अंतराल आप सबने पढ़े होंगे। अंतराल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है खुला अंतराल, ओपन इंटरवल बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा बंद अंतराल, जिसे हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं। तो ओपन इंटरवल को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा ऐसे ए कॉमा बी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होता है ए कॉमा बी। देखो खुले अंतराल और होता है, जैसे अगर हम खुले अंतराल की बात करें तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, तो इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो a और b के बीच में है। और कहीं पे अगर ऐसे लिखा हुआ है a कॉमा बी बड़े ब्रैकेट के साथ, तो इसका मतलब है a ग्रेटर देन इक्वल टू x और b। ठीक है, इसका अर्थ अगर अर्थात समझोगे, तात्पर्य समझोगे, इसका तात्पर्य ये है कि जो x की वैल्यू है वो ना तो a के बराबर है और ना b के बराबर है, लेकिन a और b के बीच की सारी संख्याओं के बराबर x की वैल्यू हो सकती है। दूसरे केस में क्या कह रहा है इस वाले में कि x की वैल्यू a के बराबर भी हो सकती है, x की वैल्यू b के बराबर भी हो सकती है, और x की वैल्यू इन दोनों संख्याओं के बीच में भी हो सकती है, कहीं भी लाई कर सकती है। तो समझे, जैसे कहीं पे ऐसे लिखा है कि x बिलोंग्स टू 3,4 है, तो x की वैल्यू जो होगी वो 3 और 4 के बराबर नहीं होगी, लेकिन 3 और 4 के बीच की सभी संख्याओं के बराबर हो सकती है। जैसे x बराबर 3 अगर कहे कोई तो इसके लिए गलत है। क्या x बराबर 4 होगा? नहीं होगा। लेकिन क्या x बराबर 3.1 होगा? तो ये पॉसिबल। ठीक है, क्या x बराबर 5 होगा? 5 तो होगा ही नहीं। अगर यहीं पे ऐसे ही ये लिखा होता है x बिलोंग्स टू 3,4, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 3 होगी, x की वैल्यू 4 भी हो सकती है, और x की वैल्यू जो है वो 3.1 या 3.5 इनके बीच की भी हो सकती है, लेकिन 3 से छोटी नहीं होगी और 4 से बड़ी नहीं होगी इस वाले के लिए। ठीक है, तो इसको अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे x जो है वो 3 से लेके 4 तक जाएगा, 3 से 4 तक जाएगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा। अब कभी ऐसा आपको मिल जाए लगा हुआ कि x बिलोंग्स टू लिखा है 3,4, तो इसका मतलब हुआ कि जो 3 है उसके बराबर तो x की वैल्यू हो सकती है, लेकिन 4 के बराबर नहीं। वहीं इसका उल्टा लिखा हो कि x बिलोंग्स टू 3 पे छोटा ब्रैकेट है और 4 पे बड़ा ब्रैकेट है, तो इसको हम लिखेंगे 3 से बड़ा है x और 4 से बराबर है या 4 से छोटा है। इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं इजीली। अब इसमें से मैं आपको अगर कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि जैसे कभी आपको ऐसा मिले कि जो x है वो बिलोंग्स टू है 1,4 की, तो आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक आएगा। तो समझें, तो जो एक्स स्क्वायर होगा वो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 1 से लेके 16 तक। इधर भी हम वर्क कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। लेकिन यहीं पे यदि ऐसा होता कि x बिलोंग्स टू है -1 से 4, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक आएगा। उस केस में आपको ये याद रखना है कि नंबर लाइन जब आप बनाओगे तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ 0 आएगा और इधर कहीं पे 4 आएगा। तो जो माइनस वाली संख्या है उनका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर 0 होता ही है। अगर इसको आपने ऐसे लिख दिया कि 1 से 16, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, पहले वाले के लिए सही था लेकिन यहाँ गलत है, यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा। उस केस में हम याद रखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, वो होगी 0 से लेके 16 तक। ठीक है, यहाँ तक के संख्याओं का वर्ग करेंगे वो तो आएगा ही आगे, लेकिन -1 इधर जो संख्या रहेंगी उनका जो वर्ग कर होगा वो भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे अगर कहीं पे x बिलोंग्स टू -4 से 5 दिया है, ठीक है, उल्टा ले लेता हूँ इसको भी और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी तुम्हें। -6 से 4 दिया है, अब आपको पूछा जा रहा है कि बताओ कि एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा। तो आपको क्या सोचना है कि देखो जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब बड़े पे ध्यान देंगे, छोटे पे नहीं ध्यान देंगे। तो 6 का स्क्वायर तो यहाँ जो लास्ट आएगा वो तो 36 तक जाना ही जाना है। अब जब हम इसको देखेंगे तो ये -6 से 0 तक गया होगा, फिर 0 से 4 आया होगा, तो इधर वाली संख्याओं का स्क्वायर क्या हुआ होगा, प्लस। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 0, और जाएगा कहाँ तक, 36 तक। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि कभी आपको ये पूछा जाए कि जैसे x बिलोंग्स टू है 1 से 4,
तो बताओ 1/x कहाँ से कहाँ तक आएगा। तो इसका ध्यान रहे कि ये 1 से चल रहा है 4 तक जा रहा है, अगर हम अपॉन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा इसका 1/4 और ये तो बन ही रहेगा। अब ये छोटी संख्या होगी और ये होगी बड़ी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1/4 से 1। ठीक है, सेम यहीं पे अगर ये उल्टा होता उसी की तरह कि x बिलोंग्स टू होता -1 से लेके 4, उस केस में 1/x कहाँ से कहाँ तक आता, ये आप सोचें और सोचकर मुझे बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको जरूर डिस्कस करूंगा। अगर आप इसको बता पाएँ कि ये कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका लगभग 80% जो है वो चांस बढ़ गए सिलेक्शन में। ठीक है, क्योंकि ये दिमाग वाला विषय है, अगर एक बार में आप सोच के इसको सही आंसर कर पाते हैं तो। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी बेसिक का ही चलेगा, बेसिक में हम चीज़ें पढ़ेंगे, और भी चीज़ें हमारी रह गई हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं जानता हूँ आपको नहीं पता, इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको नहीं पता थी। तो इनइक्वलिटी जो होती हैं और लॉगरिथम इनइक्वलिटीज भी हम इनइक्वलिटीज को पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने लॉग वाला जो चैप्टर था वो यहाँ पर रोक दिया है, मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स पर। अब लॉग वाली चीज़ें हम कहाँ लेके आएंगे, इनइक्वलिटी में बेसिक मैथ के अंदर हमारी आती है। ठीक है।